जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस आदिवासी साहित्य फेसबुक लाइव के आज के इस प्रसारण में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को जोहार कहता हूं। दोस्तों, जो लोग भी हमारे साथ इस लाइव में जुड़ रहे हैं, मैं आज के इस आदिवासी साहित्य के फेसबुक लाइव में उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं, सबको जोहार कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूँ या मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में आगे और भी बहुत लोग जोहार राहुल, सरदार जोहार, विनोद दुमारा जी जोहार आपको भी। साथियों, मैं इस उम्मीद में हूँ लगातार और इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को की शुरुआत मैंने की कि आदिवासी साहित्य पर हम लोग चर्चा कर सकें और ख़ास करके आदिवासी भाषाओं में लिखे हुए साहित्य को सामने लाया जा सके, लोग उस पर व्यापक रूप से अपनी एक समझ और जानकारी को विकसित कर सकें। दोस्तों, सुंदर जी जोहार, अमर दलपुरा तुम्हारा भी, तुमको भी जोहार है। मैं राजेंद्र भाई भी देख रहे हैं, मैं उनको भी जोहार कहता हूँ। आज के इस आदिवासी साहित्य फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, सबको जोहार कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज हमारे साथ थोड़ी देर बने रहेंगे। आज मैं बात करूँगा आदिवासी साहित्य के अंतर्गत आदिवासी पत्रकारिता पर, आदिवासी जर्नलिज्म पर। आदिवासी जर्नलिज्म पर अभी तक सुमन तोलांगी जी जोहार। आदिवासी जर्नलिज्म पर अभी तक आदिवासी साहित्य के अंतर्गत बात नहीं की गई है, लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि जब तक दूसरे साथी दूसरी रचनाओं पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले दिन में इस श्रृंखला में अपनी बात रखेंगे, उन रचनाओं पर, उन रचनाकारों पर जिन्होंने अपने आदिवासी भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं, कहानियाँ, उपन्यास, आत्मकथा, कविताएं और बहुत सारा रचनात्मक साहित्य। रजनी मुर्मू, तुम्हारा भी स्वागत है, जोहार। तो आज हम लोग बात करेंगे आदिवासी पत्रकारिता पर। आदिवासी पत्रकारिता आदिवासी साहित्य में अभी तक उस पर किसी ने चर्चा नहीं की है, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि आदिवासी साहित्य की तरह ही आदिवासी पत्रकारिता बहुत पुरानी है और आदिवासी पत्रकारिता में जो सबसे पहला नाम खास करके अंग्रेजी जर्नलिज्म में मेरे ध्यान में आता है वो है जयपाल सिंह मुंडा का, जिन्होंने लंदन के अखबारों में लिखना शुरू किया था। हालांकि वो लेख हमारे सामने नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि वो किस तरह के लेख रहे हैं, लेकिन एक पक्की सूचना यह है कि जयपाल सिंह मुंडा जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे तब उन्होंने अपने आजीविका के लिए, अपने उपार्जन के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए अंग्रेजी अखबारों में खेल पर लिखना शुरू किया था और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स मैगजीन था उसमें तो लिखते ही थे, इसके अलावा प्रोफेशनल तौर पे लंदन के बहुत सारे अखबारों में वो खेल पर लगातार रिपोर्टिंग करते थे, लगातार लिखते थे। यहाँ तक कि भारत जब वो लौटे तो भारत में लौटने के बाद भी और जब उन्होंने आदिवासी महासभा के साथ राजनीतिक पारी शुरू की तो उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर लगातार लिखा, कई अखबारों में लिखा, कलकत्ता के अखबारों में, बम्बई से निकलने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में, पटना से जो एक महत्वपूर्ण अखबार निकलता था उसमें उन्होंने लगातार लिखा है। तो लेकिन एक पत्रकार के रूप में जयपाल सिंह मुंडा के कंट्रीब्यूशन की कहीं कोई चर्चा नहीं करते हैं लोग। उसी तरीके से जो भारतीय हिंदी पत्रकारिता है उसमें जो आदिवासी पत्रकारों का योगदान है, आदिवासी रचनाकारों का योगदान है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। मैं आज के इस फेसबुक लाइव में थोड़ा सा प्रकाश उस पत्रकारिता के पक्ष पर डालूंगा और जैसा कि मैंने कल जूलियस तिग्गा के बारे में बात करते हुए आप लोगों को कहा था कि ये जो एक झूठी धारणा बना दी गई है, ये जो एक मिथक बना दिया गया है कि आदिवासी साहित्य 90 के बाद लिखा गया है, तो उसके तथ्य के तौर पे मैं आपको आज के इस फेसबुक लाइव में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो हिंदी में लिखी गई थी।
जो साथी बाद में जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदी पत्रकारिता में आदिवासी योगदान पर आज चर्चा कर रहा हूं विशेष तौर पे, लेकिन इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी 1921 में छपी थी। आप ध्यान रखें कि 1921 में एक छपी हुई हिंदी कहानी जिसका शीर्षक नहीं है, वो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इस फेसबुक लाइव में, जिससे कि आप लोग जान सके कि आदिवासी किस तरह की हिंदी लिखते हैं। क्योंकि ये बार बार कहा जाता रहा है एकेडमिक क्षेत्र में और लिटरेरी फील्ड में कि आदिवासी लोग हिंदी, चूँकि देश के अधिकांश प्रांतों की भाषा राजभाषा हिंदी है और हिंदी में आदिवासियों ने 90 के बाद लिखना शुरू किया है। तो मैं वानगी के तौर पे 1921 में लिखी गई एक कहानी आज आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी चर्चा मैं आदिवासी पत्रकारिता की कर रहा हूं। दोस्तों, ये हम लोगों को जानना चाहिए कि झारखंड जो एक बिहार से सटा हुआ इलाका रहा, बिहार का हिस्सा रहा, बंगाल का हिस्सा रहा, फिर बिहार का हिस्सा बना, तो यहाँ हिंदी पॉलिटिकली बहुत सायास ढंग से आदिवासियों के बीच घुसाया गया। जब आप जयपाल सिंह मुंडा की जो जीवनी मैंने लिखी है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने विस्तार से इसका जिक्र दिया है कि कैसे हिंदी को यहाँ फैलाया गया आदिवासी इलाकों में, खास करके आदिम जाति सेवा मंडल के द्वारा, जो कि ठक्कर बापा जिसके कर्ता धर्ता थे, और उन्होंने आदिवासी इलाकों में संताल परगना में और छोटा नागपुर प्रमंडल, उस समय ये कहा जाता था, झारखंड मूलतः दो बड़े प्रमंडल थे, छोटा नागपुर प्रमंडल और संताल परगना प्रमंडल। इन दोनों प्रमंडलों में कैसे हिंदी को पॉलिटिकली बूस्ट किया गया, हिंदी के स्कूल खोले गए, आदिवासी बच्चों को और आदिवासी समाज को जबरन हिंदी पढ़ाया गया। लेकिन इसी के, और ये काम यही नहीं है कि ठक्कर बापा ने किया, ईसाई मिशनरियों ने भी ये काम किया। ईसाई मिशनरियों की जो संस्थाएं थी उन लोगों ने भी हिंदी में ही पढ़ाई शुरू की। वो चाहते तो ब्रिटिश काल में आदिवासियों को उनकी भाषा में पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने आदिवासी भाषाओं में पढ़ाई नहीं शुरू की, उन्होंने हिंदी में पढ़ाई शुरू की, अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू की। ये भी गौर करने वाली बात है। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको उन सभी लोगों का, सुबोध पंचाल तुम्हारा भी स्वागत है और जोहार कह रहा हूं तुमको, और सभी साथियों को जोहार कह रहा हूं जो इस लाइव को देख रहे हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं आदिवासी पत्रकारिता की और पत्रकारिता में भी हिंदी पत्रकारिता की। जैसे मैंने आपको कहा कि पत्रकार के तौर पे जो सबसे पहले व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं वो जयपाल सिंह मुंडा हैं, जिन्होंने अंग्रेजी में जर्नलिज्म किया और ख़ास करके स्पेशलाइज्ड तौर पर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की, खेल पत्रकारिता की। लेकिन भारत में उन्होंने राजनीतिक पत्रकारिता की। राजनीतिक पत्र, उनके बहुत सारे आर्टिकल, जिसमें से कुछ कुछ को मैं खोज पाया, उनको मैंने आदिवासडम और आदिवासियत, दो हिंदी और अंग्रेजी के दो संकलनों में उनके लेखों को प्रकाशित किया है, जो उन्होंने लिखे हैं अलग अलग समय पे अलग अलग अखबारों में। पर अभी हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता में आदिवासियों के योगदान की। तो मैं आपको बता दूं कि 1920 से 1950 तक कम से कम आधा दर्जन पत्रिकाएं झारखंड से निकलती थी, अकेले रांची से निकलती थी। और उन पत्रिकाओं के नाम मैं बता रहा हूं। ये पत्रिकाएं दो तरह के लोग निकालते थे। एक तो जो झारखंड आंदोलन, आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जो आदिवासी अधिकारों की बात कर रहे थे, आदिवासियों के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, वो लोग निकाल रहे थे। दूसरा, ईसाई मिशनरियां निकाल रही थी, धर्म प्रचार के लिए वो निकालती थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें साहित्य होता था। तो ये दो तरह की पत्रिकाएं थी जो निकल रही थी। मैं नाम लेता हूं। 1877 में सबसे पहले जो चर्च द्वारा एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी हिंदी में, उसका नाम घर बंधु है। घर बंधु, दीपक जी जोहार, और सुभाष चंद्र कुशवाहा जी आपको भी जोहार है। तो जो 1877 में जो सबसे पहली
पत्रिका निकली जिसमें कहें कि जिसने आदिवासियों को लिखने के लिए मंच दिया, वो ईसाई मिशनरी की पत्रिका घर बंधु थी, जो आज भी निकलती है। इसके बाद ईसाई मिशनरियों ने ही एक दूसरी पत्रिका शुरुआत की 1878 में। उस पत्रिका का नाम है छोटा नागपुर दूत। और तीसरी पत्रिका जो आप जानते हैं आदिवासी महासभा की पत्रिका थी आदिवासी, जिसका प्रकाशन का पहला जो प्रमाणिक तथ्य मिलता है वो है कि वो 1921 में प्रकाशित हुई। और उसके प्रकाशक और संपादक, जो पहले प्रकाशक और संपादक थे, राय साहब बंदीराम उरांव थे, जो ईसाई नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आदिवासी पत्रिका आदिवासी महासभा की थी, जो 1921 में निकाली गई। इसके बाद फिर चर्च ने एक पत्रिका, चर्च से देखिए, जब हम ईसाई मिशनरियों की बात कर रहे हैं झारखंड के संदर्भ में, तो दो बड़े चर्च ग्रुप हैं, एक तो कैथोलिक है और एक जीएल चर्च प्रेस है। इन्हीं दो के माध्यम से पत्रिकाएं निकाली जाती थी। तो जो तीसरी महत्वपूर्ण पत्रिका है वो 1921 से शुरू हुई थी और उसका नाम है निष्कलंका। जोहार आप सभी साथियों को जो इस फेसबुक लाइव, आदिवासी साहित्य का फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मैं इसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप सबको जोहार कहता हूं। तो हालांकि संथाली में बेनगाड़िया मिशन से पत्रिका निकाली गई, दुमका से पत्रिका निकाली गई, कई जगहों से अलग अलग भाषाओं में पत्रिकाएं निकाली गई, लेकिन मैं इस चर्चा को सीमित कर रहा हूं सिर्फ हिंदी पत्रिकाओं पे। मैं अंग्रेजी और जी, आप सुभाष चंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने भीली बोली में शिक्षा देने का काम किया। आपकी जानकारी सही हो सकती है, मेरी जानकारी में फिलहाल नहीं है। तो मेरा ज़्यादा जो मेरी जानकारी है वो झारखंड तक सीमित है। मैं उसी के आधार पे अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो तीसरी पत्रिका मैंने कहा कि निष्कलंका है, 1921 में निकली। और फिर चाईबासा से देवेंद्र नाथ सामंत, जो एक मुंडा वकील थे, उन्होंने चांदनी नामक पत्रिका शुरू की, जिसको आगे चल के सुशीला सामंत ने संभाला और उसका संपादन लंबे समय तक किया। तो सुशीला सामंत भारतीय हिंदी पत्रकारिता में पहली आदिवासी महिला हैं जिन्होंने किसी पत्रिका, खास करके साहित्यिक पत्रिका का संपादन लंबे समय तक किया। भूपेन मेहता जी जोहार, जानकर खुशी हुई कि आप बंगाल से हैं और आप हमारे इस लाइव में शामिल हैं। रोशन जयश्री जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी को जोहार है। तो चांदनी अगली जो पत्रिका है जिसका नाम चांदनी है, जो 1928 में शुरू हुई। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पत्रिका है, जो एकदम कह सकते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पत्रिका है, वो 1940 में आदिवासी सकम उसका नाम था, वो निकाली गई। इसके बाद 1947 में अबुआ सकम और 1968 में जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल, कल्चरल और लिटरेरी मैगजीन निकाली गई उसका नाम है झारखंड समाचार। तो आप देखें, ये कम से कम घर बंधु, छोटा नागपुर दूत, आदिवासी निष्कलंका, चांदनी, आदिवासी सकम, अबुआ सकम और झारखंड समाचार, ये पत्रिकाएं झारखंड से 1920 से लेके 1970 के बीच में निकाली गई। इसमें सिर्फ एक ही पत्रिका है झारखंड समाचार जो 1968 में निकली, वरना सारे जो पत्रिकाएं हैं वो 1950 के पहले निकाली गई हैं। मतलब 1920 से 1950 के बीच आधा दर्जन से ज़्यादा पत्रिकाएं झारखंड से आदिवासी लोग निकाल रहे थे, या फिर यहाँ से जो ईसाई मिशनरियाँ पत्रिकाएं निकाल रही थी उससे जुड़े हुए थे, उसमें लिख रहे थे और उसका संपादन कर रहे थे। और जब तक आप इन पत्रिकाओं का अध्ययन नहीं करेंगे, आपको आदिवासी पत्रकारिता और आदिवासी साहित्य का अंदाज नहीं लग सकेगा, उसके इतिहास का पता नहीं चल सकेगा। इसलिए इन पत्रिकाओं को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे उस एक पॉलिटिक्स की तरफ आप लोगों को संकेत देना चाहूँगा कि आप जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रखा है, संतोष जोहार है तुमको, और आप सभी लोगों को जोहार है। उसका अंदाजा
हम जब तक इन पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे जो आदिवासी पुरखे थे 50 के पहले 1920 से लेकर 1950 तक जो बड़ी मात्रा में उन्होंने साहित्य लिखा है वो साहित्य लोगों के संज्ञान में नहीं है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया, इसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा कि जैसे आप देखेंगे जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या जो जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रखा है, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो मध्यकाल और भक्ति काल का जो साहित्य है पूरा का पूरा धार्मिक साहित्य है। तो जो हिंदुओं का धार्मिक साहित्य है उसको तो आपने उसको लेके हिंदी साहित्य का इतिहास खड़ा कर दिया, लेकिन जो ईसाई मिशनरियों की पत्रिकाओं में जो जिन आदिवासियों ने हिंदी में साहित्य लिखा, कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, उसको आपने कहा कि ये तो ईसाइयों ने प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए निकाली और उस पूरे साहित्य को नजरअंदाज कर दिया। चंद्रमोहन किसको, तुम्हारा भी जोहार है, तुमको भी जोहार है। तो आप देखें कि एक तरफ हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास हिंदू धार्मिक साहित्य को सामने रख के खड़ा किया गया, दूसरी तरफ जो ईसाई पत्र पत्रिकाओं में आदिवासी लिख रहे थे उनको ईसाई धर्म का साहित्य कह के साहित्य से बिल्कुल बाहर कर दिया। इसलिए मैं जो नए शोधार्थी हैं, जो आदिवासी साहित्य के नए विद्यार्थी हैं, उन लोगों से ये आग्रह करूंगा कि हिंदी साहित्य उन पत्र पत्रिकाओं में, आदिवासी साहित्य उन पत्र पत्रिकाओं में ढूंढिए जो पत्रिकाएं आदिवासी इलाके से या तो आदिवासी निकालते थे या फिर ईसाई मिशनरियां निकालती थी। ये महत्वपूर्ण प्राइमरी सोर्स है जहां तक आप लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो ये मेरे जैसे व्यक्ति अकेले का बस की बात नहीं है, ये हम सब लोगों को मिलकर खोजना होगा। क्योंकि मैं इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर पूर्व में भी 1920 के दशक में पत्रिकाएं आदिवासियों ने निकाली, तेलंगाना में भी आदिवासियों ने पत्रिकाएं निकाली। यही नहीं, गोंड इलाके में भी हिंदी में पत्रिकाएं निकाली गई, लेकिन उन पत्रिकाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो मैं अपने गोंड साथियों से भी और दक्षिण भारत के अपने आदिवासी साथियों से ये आग्रह करूंगा कि वहाँ जो पत्र पत्रिकाएं आदिवासियों ने 1920 से 50 के बीच में निकाली, उन पत्रिकाओं को सामने लाना बहुत जरूरी है, उसको खोजा जाना चाहिए। उनको खोजे बिना आप आदिवासी पत्रकारिता और आदिवासी साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते हैं। हम लोग जो अभी आदिवासी साहित्य और पत्रकारिता का इतिहास, पत्रकारिता तो खैर शामिल ही नहीं है, आदिवासी साहित्य का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो आधा अधूरा है, वो अपूर्ण है। आपके सामने सिर्फ 90 के बाद लिखा गया आदिवासी साहित्य है और आदिवासी साहित्य के नाम पर भी गैर आदिवासियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है। इसको आप तभी चुनौती दे सकते हैं जब आप 1920 से 50 के बीच जो पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें आदिवासियों की रचनाएं छपी हैं, कहानियां, गीत, कविताएं, रिपोर्टाज और कई तरह के फीचर्स, ये सब उन पत्रिकाओं में प्रकाशित है जिनको हम लोगों को देखने की जरूरत है। मैं आप लोगों को देखिए जो 1925 में एक समाचार प्रकाशित हुआ था एक पत्रिका में, मैं उसका एक अंश आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हाँ, 1925 में एक आदिवासी लिखता है, आप इसको ध्यान से सुनिए। ये 1925 में प्रकाशित हुआ था, एक बड़ा लेख है और पॉलिटिकल लेख है। उससे एक जी सुभाष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। तो 1925 में जो एक समाचार है उसका नमूना देखिए। गांधी बिहार में दौरा कर रहे हैं, वे रांची में भी आए हैं, लोगों को चरखा चलाने और अपना सूता काटने का उपदेश देते हैं।
आदिवासी भाई लोगों को इस उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए कितनी सार्थक टिप्पणी है, क्योंकि आदिवासी समाज, सुनील कुमार सुमन तुमको भी जोहार है, स्वागत है तुम्हारा इस फेसबुक लाइव में। और मैं चाहूँगा कि तुम समय निकालो इसके लिए और कुछ बात आदिवासी साहित्य के संदर्भ में रखो। तुम्हारे जैसे लोगों का बोलना जरूरी है। सुनील, मैं तुमको फिर से जोहार कह रहा हूँ। तो देखिए, मैं जो आप 1925 में जो प्रकाशित समाचार है उसके अंश को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। गांधी बिहार में दौरा कर रहे हैं, वे रांची में भी आए हैं, लोगों को चरखा चलाने और अपना सूता काटने का उपदेश देते हैं। आदिवासी भाई लोगों को इस तरह के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है। तो रोशन जी, बिल्कुल सही बात। मैं आपके इस हौसला अफजाई के लिए आपको शुक्रिया कहता हूं और निश्चित तौर पे मैं आपके प्लेटफॉर्म से लाइव करने का जो ये आमंत्रण है उसको स्वीकार करता हूं। हम लोग इस लाइव के बाद बात करेंगे। तो आप देखें कि कितनी सटीक टिप्पणी है। मात्र 4 पंक्तियों की ये टिप्पणी है, लेकिन बहुत ही पॉलिटिकल टिप्पणी है और आदिवासियत की समझ इसमें बहुत साफ तौर पर। लोकेश जी, तो आपका भी स्वागत है, और हीरा मीना तुम्हारा भी, और जॉय सागर मुर्मू जी आपका भी स्वागत है। श्री राम डाल्टन, तुम भी सुन रहे हो, जोहार है। तो आप देखें कि 4 पंक्तियों की ये टिप्पणी है कि गांधी बिहार में दौरा कर रहे हैं, वे रांची में भी आए हैं, लोगों को चरखा चलाने और अपना सूता काटने का उपदेश देते हैं। आदिवासी भाई लोगों को इस उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप समझिए कि ये जो कहा जाता है कि आदिवासियों के पास भाषा नहीं है, साहित्य नहीं है, संस्कृति नहीं है, उनके पास कोई विचार दृष्टि नहीं है, कोई एस्थेटिक्स नहीं है, तो इन 4 पंक्तियों की जो ये पॉलिटिकल टिप्पणी है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि आदिवासी लोग कॉलोनियल भारत को और कॉलोनियल भारत में कांग्रेस और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, हिंदुवादी ताकतें हैं, उनको वो कैसे बहुत साफ तौर पर देख रहे थे। और सोल्वेनेशन, तुमको भी जोहार है, ओम प्रकाश जी आपको भी जोहार है। तो वो कैसे साफ तौर पर उसके खिलाफ अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे और मैं आपको सुनाता हूं कि एक और जो आदिवासी आंदोलन के जो शुरुआती बुद्धिजीवियों का जो पॉलिटिकल मैच्योरनेस है, आपको इस छोटे से एक पैराग्राफ में पढ़ता हूं, आप उसको ध्यान दें। छोटा नागपुर वासियों, आप में से बहुतों को ज्ञात ही होगा कि इस देश की प्रजातियां हमारी औन्नत दशा पर कैसी हंसी कर रही हैं। आप लोगों में से बहुतों ने अपनी जाति की उपेक्षा कानों सुनी है। बहुधा यह देखने में आता है कि जब हम किसी उन्नत जाति के बीच में पड़ जाते हैं तो वे आपस में हमारा अट्टहास करते हैं और हमारी ओर तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, और यदि किसी कार्य में हम उनमें भी बढ़ चढ़कर निकले तो वे तुरंत आपस में कहने लगते हैं, जानते नहीं हो वह एक इतर जाति का मनुष्य है। हाय, हृदय में तीर सी लग जाती है। यह उपेक्षा बिच्छू के विषैले डंक से भी अधिक पैनी है। जिस जाति ने भारतवर्ष में पहले पहल पदार्पण किया था, जिस जाति ने पहाड़ की तराइयों के पत्थरों को काट और सघन जंगलों के वृक्षों को झाड़ जमीन बनाया, उसी जाति की ऐसी निंदा, ऐसी उपेक्षा। ये आप देखिए कि 1930 के दशक में आदिवासी पत्रकार लोग लिख रहे हैं। देवनीश जी जोहार है। तो आप ये जो उनकी राजनीतिक परिपक्वता है, जो दूरदर्शिता है और जो समझदारी है, ये इस एक पैराग्राफ से पता चलता है कि जो वो कैसी पत्रकारिता कर रहे थे, किस तरह का साहित्य लिख रहे थे और वो कैसा नया भारत अपने लिए चाहते थे, जिसकी अगुवाई जयपाल सिंह मुंडा ने की। तो इसलिए आदिवासी साहित्य को समझने के लिए आदिवासी पत्रकारिता के प्राइमरी सोर्स तक हम लोगों को जाने की जरूरत है और हमें उन सारे पत्र पत्रिकाओं को खोज कर निकालने की जरूरत है जिनको कि हिंदी साहित्य ने और हिंदी पत्रकारिता ने घोर उपेक्षा की और उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, उसकी चर्चा करना तक जरूरी नहीं समझा। लेकिन उसी रांची में जो बाद में जो धार्मिक
अखबार निकले आर्यों द्वारा और जिसका नाम ही आर्यावर्त था, उसकी चर्चा मिलेगी। लेकिन आदिवासी जो यहाँ से पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे थे और हिंदी में निकाल रहे थे, उसकी चर्चा आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों के सामने अब वो एक 1921 में जो छपी कहानी है, जिसका कोई शीर्षक हमको नहीं मिला, लेकिन वो कहानी मिली। कहानी बहुत छोटी है और बहुत शार्प है, बहुत शार्प है। मतलब इतनी तीक्ष्ण है, इतना उसमें सटायर है और इतनी जो समझदारी है, जो बार बार सुंदर मनोज हेम्ब्रम कहते हैं कि आदिवासियों का जो ह्यूमर का जो सेंस है वो अद्भुत है, वो जबरदस्त है। कैसे हंसकर वे अपनी बात को कहते हैं। तो मैं ये कहानी शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे के सुने। बहुत छोटी सी कहानी है और ये मेरे नए कहानी संकलन में शामिल है। ये कहानी संकलन में ला रहा हूँ। अभी जो मैंने जितनी भी बातें की, वो मैंने एक नया कहानी संकलन तैयार किया है, जिसका शीर्षक रखा है आदिवासी हिंदी की आरंभिक आदिवासी कहानियाँ। हिंदी की आरंभिक आदिवासी कहानियाँ, उसकी जो भूमिका लिखी है मैंने, उस भूमिका से मैंने ये पत्रकारिता का अंश आप लोगों के सामने पेश किया। और उसी में जो मैंने कुछ कहानियाँ संग्रहित की है, करीब 30 कहानियाँ हैं जो 1920 से लेके 60 के दशक तक लिखी गई। उसमें से एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। उसके लेखक का नाम नहीं मिला मुझे, पर कहानी मिली। वो कहानी मैं सुना रहा हूँ, सुनिए वो कहानी। बुधू लोधमा में रहता था। एक दिन वह रस्सी से बंधी हुई एक बकरी साथ लिए रांची की ओर जा रहा था। बकरी जात बड़ी हठीली है, जिधर जाने का जी लगे उधर ही आंख मूंद कर जाबे करेगी। बुधू लोधमा से 1 मील तक न गया था कि बकरी बड़ी जिद करने लगी। रस्सी खींच खींच के लौटने चाहती थी। हट करके पैर पसार, सिर इधर उधर कर आगे एक कदम भी न बढ़ती है, मानो बोलती है, बाप रे, रांची को कभी न जाऊंगी, लोधमा को ही जाऊंगी। बस इधर बुधू रांची की ओर रस्सी जोर से तानता रहता है, उधर बकरी लोधमा की ओर। रस्सी टूटे तो टूटे, पर बकरी आगे न चलती। गला घोंटा जाए तो जाए, पर बकरी खंबे सी स्थिर रहती है। बुधू मीठी मीठी बातें करके उसको फुसलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुधू मीठी मीठी बातें करके उसको फुसलाता है, पर हठीली बकरी कब सुने। उसको पत्ती तोड़ के रांची की ओर लुभाता है, पर बकरी एक न मानती। उसको छड़ी से मारता है, पर बकरी ठहरी मूर्ख की मूर्ख। वैसे ही 1 घंटा बीत गया। लाचार होकर बुधू उपाय सोचने लगा। निदान उसके मन में यह बात सूझी कि हाँ, मेरी बकरी लोधमा की ओर नहीं जाने चाहती है, इसलिए कि उसका घर लोधमा में है, रांची में नहीं है। बस अब उसको कुछ इस तरह से फुसलाऊं, उसको इतनी बार घुमाऊं कि उसका सिर चकराने लगे। तब वो रांची लोधमा का पता भूल जाएगी। चक्कर खाते खाते किधर लोधमा किधर रांची वो कैसे जान पाएगी। ऐसा सोच के बुधू ने बकरी के सींग को पकड़ा और फिर उसकी मुंडी को इधर से इधर खूब देर तक जोर से घुमाने लगा। तब और घुमाते घुमाते अंत में उसकी मुंडी को रांची की ओर करके आगे की तरफ ढकेल दिया, तो बकरी बड़े मजे से और खुशी खुशी से रांची की ओर चलने कूदने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बुधू की मुलाकात एक दोस्त से हुई। दोस्त ने जोहार करके पूछा, क्यों बुधू, आप रांची जा रहे हैं ना? यह सुनकर बुधू ने उसको चुप रहने का इशारा किया और कांपते कांपते धीमी आवाज से बोला, चुप रहो, बकरी सुनेगी तो क्या होगा, वह तो अब सोच रही है कि हम लोग लोधमा को जा रहे हैं। कहानी खत्म। तो आप देखिए, ये कहानी है कि एक आदिवासी एक बकरी को
लेकर रांची जाना चाहता है और वो लोधमा नामक एक गांव में रहता है, पर बकरी है कि लोधमा से रांची जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तब बुद्धू को ख्याल आता है कि अगर इसका दिमाग उलट दिया जाए, इसका दिमाग चकरा दिया जाए और फिर उसका मुंडी दिमाग चकरा के रांची की तरफ कर दिया जाए तो बकरी शायद रांची चली जाएगी, क्योंकि तब वो भूल जाएगी कि लोधमा किधर है और रांची किधर है। ये कहानी कितनी जबरदस्त है, इसका जो आशय है, इसमें जो ह्यूमर है, इसमें जो सटायर है और इसमें जो आदिवासियत की समझ है, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि आदिवासियों का दिमाग इतना घुमा दो, आदिवासियों का सिर इतना चकरा दो कि वो अपनी जड़ ही भूल जाए और उनको जो दिखाया जाए, हाँ, जो उनको दिखाया जाए उसी को वो दुनिया मान लें और जीने का वही तरीका अपना लें जो वो लोग चाहते हैं, बाहरी लोग चाहते हैं, बाहरी व्यवस्थाएं चाहती है। ये कहानी बहुत छोटी है पर बहुत सुंदर है, ह्यूमरस है, सटारिकल है, पॉलिटिकल है और आदिवासियत को बहुत मजबूती से, आदिवासियत की समझ को, आदिवासियों की समझ को वो रखती है ये कहानी। इसलिए मैंने इस कहानी का आप लोगों के सामने पाठ किया और इस उम्मीद के साथ पाठ किया कि हम लोग इस तरह की जो कहानियां हैं, जो कहानियां सामने नहीं आ सकी हैं, जो हिंदी में लिखी गई हैं, आदिवासी भाषाओं में तो कहानियां लिखी गई हैं 20वीं सदी के शुरुआत में, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी आदिवासियों ने पत्रकारिता की है, साहित्य की सभी विधाओं में कलम चलाई है और उसकी कोई चर्चा आज तक आदिवासी साहित्य के विद्यार्थी और अध्यापक तक नहीं कर पा रहे हैं। वो सब उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं जो बाहरी दुनिया उनको उनके सामने पेश करती है। जो आदिवासी लिख रहे हैं, जो आदिवासियों जो हमारे पुरखे लिख के चले गए हैं, उनको वो लोग अपने रेफरेंस में भी कोट करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। इसलिए दोस्तों, मैंने आदिवासी पत्रकारिता का जो 20वीं सदी के शुरुआत का जो इतिहास है उसका की कुछ संक्षिप्त में जानकारी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की और एक कहानी का पाठ किया जो कि 1921 में छपी थी और हिंदी में छपी थी। मुझे लगता है कि आप सब लोग उस दिशा में प्रयास करेंगे और उन सारी छुपी हुई कहानियों को जो लिखी गई और प्रकाशित हुई लेकिन उसको हिंदी साहित्य के मठाधीशों ने, विश्वविद्यालयों के मठाधीशों ने, अकादमिक जगत के मठाधीशों ने उन सारी चीज़ों को ढांप दिया, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करना तक जरूरी नहीं समझा। हमको अफसोस होता है ये कहते हुए कि आज जो हमारे आदिवासी समाज के भी कुछ प्राध्यापक लोग हैं, वो लोग भी उसी ढर्रे पर हैं, उसी राह पर हैं और वो लोग भी उन चीज़ों पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, रिसर्च नहीं करवा रहे हैं जिससे कि इस तरह की सामग्री सामने आ सके। आप लोग मुझसे असहमतियां व्यक्त कर सकते हैं, मुझे मेरी अवमानना कर सकते हैं, आप लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हैं और मुझे आप लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को कहने से कभी नहीं हिचकूंगा कि हमारे खुद के बीच के बहुत सारे लोग अपना आदिवासियत का राह छोड़कर जो बाहरी दुनिया, जो ये कहानी आपको बताती है 1920 में, आज से 100 साल पहले ये कहानी छपी थी, 100 साल पहले ये कहानी छपी, जितनी साफ गोई के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, राजनीतिक समझदारी के साथ अपना पक्ष रखती है, हमारे आज के प्राध्यापक गण जो हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं उस मामले में बहुत कमज़ोर हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी मैं इसको दोहरा रहा हूँ। उसकी तुलना में जो दूसरे लोग आदिवासी साहित्य लिख रहे हैं, जो आदिवासी अपनी भाषाओं में, मातृभाषाओं में आदिवासी साहित्य लिख रहे हैं, हिंदी में आदिवासी साहित्य लिख रहे हैं, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु में आदिवासी साहित्य लिख रहे हैं, वो ज़्यादा मजबूत हैं। हमारे अकादमिक जगत के साथियों को भी मजबूत होने की ज़रूरत है। पूरा आदिवासी समाज और देश का तमाम जो उदारवादी प्रगतिशील तबका है,
पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, स्त्री तबका है, उनके साथ खड़ा है। उनको निसंकोच आदिवासी साहित्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, आदिवासी समाज के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, आदिवासी साहित्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, आदिवासियत के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं अब ये लाइव समाप्त करता हूँ। और जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा, बहुत प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे विनती करूँगा कि दोस्तों, ये फेसबुक लाइव जो आदिवासी साहित्य पर है वो मैं अकेले नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग बोलें, आप लोग बोलें, जो आदिवासी हैं, नए लोग हैं, जो लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस लाइव को सुनते हैं, देखते हैं। आप लोगों को सामने आना चाहिए अपनी रचनाओं को लेकर के। मेरे जैसे आदमी को मंच से हटाइए, मैं हटने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलें, आप लोगों का लिखा महत्वपूर्ण है, आप लोगों का बोला जाना महत्वपूर्ण है, आप लोगों का क्रिटिसिज्म महत्वपूर्ण है। आपकी आलोचनाओं का इंतजार हिंदी साहित्य कर रहा है। आपको आलोचनात्मक दृष्टि के साथ हिंदी आदिवासी साहित्य को लेकर सामने आना चाहिए। आप सभी को जोहार, सबको जोहार।